19 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ, ਚੰਗਾ ਖਿਡਾਰੀ ਸੀ, ਪਰ ਨਸ਼ਾ ਜਿੱਤ ਗਿਆ। ਤਰਸੇਮ ਸਿਆ ਇਸ ਅੱਗ ਦਾ ਸੇਕ ਤਾਂ ਘਰ ਘਰ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਪਰ ਬਸ ਹੁਣ ਹੋਰ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਸਖਤ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਇਸ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਵਿਕੂਗਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵੜਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊ। ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਏਗਾ। ਵਾਅਦਾ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ मुक्त करके रहेंगे। स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने जैसे ही मॉनसून सत्र के पहले दिन इस्तीफा दिया, उसके बाद राजनीति में हलचल पैदा हो गई। लगातार सवाल उठने लगे कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि जो जगदीप धनखड़ 11 दिन पहले कह रहे थे कि 2027 में रिटायर होऊंगा, उन्होंने अचानक से इस्तीफा दे दिया। अब उसके बाद तमाम बातें हो रही हैं, तमाम तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। अब सवाल ये कि क्या मोदी सरकार गिराना चाहते थे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़? क्या वो चंद्रबाबू नायडू को कह रहे थे कि आप समर्थन वापस ले लीजिए? ये सब बातें हम नहीं कह रहे हैं, ये सब बातें कही जा रही हैं एक वरिष्ठ पत्रकार की तरफ से, और उन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान ये बातें कही हैं कि जगदीप धनखड़ साहब इशारों इशारों में किसी ना किसी से ऐसी बातें बोल दिया करते थे कि जाओ चंद्रबाबू नायडू से कह दो कि समर्थन वापस ले लें। अब क्या है इसके पीछे की पूरी कहानी, इसी पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ हैं अनुपम प्रसोद। अगर वरिष्ठ पत्रकार के उस बयान को कोड करें तो कितनी सच्चाई नजर आती है? देखिए रोहित, 3-4 ऐसी घटनाएं थी जिसको लेकर जगदीप धनखड़ के खिलाफ गुस्सा जो सरकार के भीतर था वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया। अब समझिएगा, जो सबसे बड़ी चीज़ थी, हालांकि सरकार ने इसको बहुत हद तक इग्नोर करने की कोशिश की और सरकार को ऐसा लगा कि ये चीज़ें टाल देनी बेहतर है क्योंकि इससे विवाद बेवजह बढ़ता है। पहली चीज़ क्या थी कि आम आदमी पार्टी से जगदीप धनखड़ ने मुलाकात की और आम आदमी पार्टी के सांसदों के साथ मुलाकात करने के बाद उस पूरी मीटिंग में सरकार के विरोध में बातचीत हुई, मोदी सरकार के खिलाफ बातचीत हुई, हंसी मजाक में बातचीत हो या कैसे भी बातचीत। एक और जानकारी सामने आई कि जिस दिन उन्होंने इस्तीफा दिया उससे 3-4 दिन पहले की बात है, मतलब सेशन शुरू ही होने वाला था, तो इसी बीच केंद्रीय मंत्री, कुछ लोग कह रहे हैं कि वो केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह थे, शिवराज सिंह चौहान थे, केंद्रीय मंत्री को एक मीटिंग में बड़े गंदे तरीके से, वो कहीं बैठे हुए थे जगदीप धनखड़ और केंद्रीय मंत्री पहुंच गए वहां पर, तो केंद्रीय मंत्री को उन्होंने इतनी गंदे तरीके से जो कहा उससे उनको बहुत बुरा लगा। और ये सिर्फ उस केंद्रीय मंत्री के साथ नहीं हुआ था। दूसरी बात कि वो केंद्रीय मंत्रियों को कुछ कहना चाहते थे तो उनके पीएस को या ओएसडी को बुला लेते थे और उसको ऐसा ट्रीट करते थे जैसे वो उनके कर्मचारी हों, जगदीप धनखड़ के कर्मचारी हों। एक जानकारी और सामने आई इसमें कि इससे पहले भी कुछ मंत्रियों के साथ उनके व्यवहार बहुत बुरा था। मतलब कुछ लोग तो ऐसा टीवी पर उनकी इमेज बनाई ना विपक्ष ने कि रीढ़ की हड्डी उनकी कमजोर है, वो झुके रहते हैं, मोदी के आगे झुक गए। अब लोगों को ये समझ में आ रहा है कि वो इमेज, और खासकर मेरा आकलन है कि वो इमेज क्यों बनाई गई। अरे भाई, जो अविश्वास प्रस्ताव 55 सांसद जो अविश्वास प्रस्ताव लाने वाले थे, आजकल उनके मुंह से मतलब फूल भरे शब्द निकल रहे हैं जगदीप धनखड़ के लिए। तो ये तो समझिए कि ये तो 8वां अजूबा हो गया। आपने कभी सोचा? तो जो विपक्ष, जो राहुल गांधी और आपने देखा कल्याण बनर्जी जैसे सांसद, महुआ मोहित्रा, जया बच्चन, उनकी नकल कर रहे थे। आप वो भी तस्वीर बहुत वायरल हुई थी। उनकी नकल करने वाले लोगों में शामिल लोग भी आज चिट्ठी लिख रहे हैं कि जगदीप धनखड़ के साथ बुरा हुआ। तो आज समझ में आया कि बुरा क्यों हुआ। और ये लोग जो दिखा रहे थे कि इतना झुके हुए हैं, तो वो क्यों दिखा रहे थे? पता ये चला कि मैंने एक तो शिवराज सिंह वाली बात आपको बताई, कुछ और मंत्रियों के साथ उनका जो सलूक था वो बहुत बुरा था। ऐसा लग रहा था जैसे 4th ग्रेड कर्मचारी हों उनके, उस हिसाब से वो ट्रीट करते थे और खुद को बड़ा सुपीरियर मानते थे। है नो, इसमें कोई शक नहीं है कि एक संवैधानिक पद पर और एक बहुत बड़े संवैधानिक पद पर बैठे हुए थे, तो वो इस हिसाब से लोगों के साथ व्यवहार करने लगे थे, जो सरकार के पास बातें पहुंच रही थी और बहुत बुरा लगा। उन्होंने एक पैरेलल गवर्नमेंट चलाने की कोशिश की। उनका ऐसा मानना था कि उपराष्ट्रपति के पास भी वही पावर होना चाहिए जो पीएम के पास है।
और सबसे ज्यादा सरकार को उनकी एक बात उस वक्त बुरी लगी जब अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वांस आए थे। जेडी वांस का अप्रैल के महीने में भारत दौरा हुआ था। तो जब पहली बार जेडी वांस आए और पहली मीटिंग उन्होंने मोदी के साथ की, वो तो यहाँ पर 6 दिन रुके थे शायद। तो जेडी वांस के उस दौरे के दौरान पहली मीटिंग जब मोदी के साथ हो गई उनकी, उसके बाद उसी दिन डिनर का कार्यक्रम रखा गया। तो सब कुछ बढ़िया चल रहा था, उसमें उपराष्ट्रपति भी गए थे। वहां पर इन्होंने एक जिद ठान ली कि भाई जेडी वांस उपराष्ट्रपति हैं और मैं भारत का उपराष्ट्रपति, वो मेरे समकक्ष हैं, मेरे यहाँ होना चाहिए ये। वो जिद पर अड़ गए कि मैं मीटिंग करूंगा जेडी वांस से, मैं करना चाहता हूँ, कैसे नहीं करवाओगे। मतलब सरकार के लेवल पर जहां पर भी वो बात रखते थे वहां ये बात रखने लगे। सरकार ने पहले तो इग्नोर किया, उसके बाद एक मंत्री को लगाया। एक मंत्री को लगाकर कहा गया, एक मैसेज पहुंचाया गया कि देखिए भाई साहब, ऐसा है कि जेडी वांस, भारत में जो उपराष्ट्रपति का पद है और अमेरिका में, दोनों में फर्क है, दोनों के पावर अलग अलग है। जेडी वांस डोनाल्ड ट्रंप के एक मैसेंजर बनकर आए, तो आप उसी हिसाब से सोचिए और अपनी जिद करिए, और वही जिद करिए जितना हम पूरा कर सके। उन्होंने कहा कि हम बात करेंगे, हमारे यहाँ उनको बुलाओ, हम बायलैटरल टॉक करेंगे, हम उनको डिनर पर इनवाइट करते हैं। ये सारी बातें हुई, जो मना कर दिया गया सरकार की तरफ से। उनको ये बात बुरी लग गई। इसके अलावा एक जो और गंभीर बात थी कि जो प्रधानमंत्री मोदी के काफिले में आपने देखा होगा मर्सिडीज बेंज क्लास की गाड़ियां चलती हैं, जो मतलब जिनका आर्मर इतना स्ट्रांग होता है, उन पर बुलेट का भी कोई असर नहीं होता है। तो उपराष्ट्रपति का कहना था कि हमारी गाड़ी को भी इस हिसाब से डेवलप किया जाए, इतना एडवांस किया जाए, ताकि हमें भी वो फील हो। दूरदर्शन हो, कुछ यूनिवर्सिटीज़ हों, वहाँ पर अपने लोगों को उन्होंने ज़बरदस्त नियुक्ति दी। पिछले मतलब 2 सालों में उन्होंने खूब अपने लोगों को बिठाया, अपने रिश्तेदारों को बिठाया। एक जानकारी और आई कि उनके जो दामाद थे, उनका कनेक्शन कांग्रेस पार्टी से था। वो सांसद हैं कांग्रेस के, और जो सांसद हैं कांग्रेस के, जो उनके दामाद हैं, उनका कनेक्शन रॉबर्ट वाड्रा से बहुत खास है। मतलब दोनों अच्छे दोस्त हैं। ये कनेक्शन सामने आए। तो सरकार ने जब इसका आकलन किया, ये सारे आकलन पहले सरकार इग्नोर कर रही थी। धीरे धीरे जब चीज़ें खुद खराब कर दी जगदीप धनखड़ ने, उसके बाद ये सरकार को बुरा लगा कि नहीं, अब करना पड़ेगा। उस दिन राज्यसभा में, जिस दिन उनका शाम 7 बजे इस्तीफा हुआ, उस दिन राज्यसभा में हुआ कि जैसे ही एक प्रस्ताव आया कि हम जजों के खिलाफ महाभियोग लगाएंगे। पहले तो एक जज का नाम था, लेकिन जगदीप धनखड़ अपनी तरफ से चाहते थे कि 2 जज, उन्होंने किसी एक और जज का नाम सोच कर रखा था पहले। तो उन्होंने ऐसा विपक्ष से बातचीत में ये भी कहा था कि 2 जजों के खिलाफ वो लाना चाहते हैं महाभियोग का प्रस्ताव। ये सारी बातचीत चल ही रही थी और विपक्ष ने कहा कि हम इस पर चर्चा करना चाहते हैं, आप इस पर समय रखिए। और सरकार थोड़ा धैर्यपूर्वक इस पर चर्चा चाहती थी। क्यों चाहती थी? सरकार जल्दबाजी में क्यों नहीं थी इस पर चर्चा के लिए? इसकी वजह थी क्योंकि ये सबसे पहले प्रस्ताव आया था लोकसभा में। तो सरकार चाहती थी कि हम लोकसभा से इसको पास करवा लें, तो हमारा रास्ता आसान हो जाएगा, तो हम राज्यसभा में आगे फिर इस पर बातचीत कर लेंगे और राज्यसभा में तो तुरंत हम इसको निकाल देंगे। तो सरकार की कोशिश ये थी। लेकिन इन्होंने लोकसभा में अभी आया, लोकसभा में दिया गया, वहां आपने इंतजार तक नहीं किया और खुद ही आपने देखिए, कुछ भी है तो कार्य करने का अधिकार तो सरकार के पास ही है ना। और सरकार ने संसद में एक संसदीय कार्य मंत्री नियुक्त कर रखा है जो आपसे कोऑर्डिनेट करता है, चीजें कोऑर्डिनेट करता है। तो उस मंत्री को भी इन्होंने कुछ नहीं बताया। लीडर ऑफ ऑपोजिशन को जो बात पता थी वो लीडर ऑफ हाउस को नहीं पता थी। मतलब कि सरकार की तरफ से जो लीडर है हाउस में, राज्यसभा में, उसको पता ही नहीं। लीडर ऑफ ऑपोजिशन को पहले पता चल गया कि आज शाम 4:30 बजे मीटिंग होनी है, इस अमुक विषय पर मीटिंग होनी है। यह भी सरकार को बुरा लगा। उस दिन उसके बाद इनको एक फोन कॉल आया जगदीप धनखड़ को, जिसमें कहा गया कि आप या तो खुद से अपने कदम पीछे खींच लीजिए या सरकार ने आपके लिए पूरी व्यवस्था कर दी है। आपने देखा होगा कि जिस दिन इन्होंने इस्तीफा दिया, वो इस्तीफा क्यों दिया, किन परिस्थितियों में दिया। एक चीज और मैं आपका ध्यान और अपने दर्शकों का ध्यान खींचना चाहता हूं। ताबड़तोड़
सेशन शुरू हो रहा था उसके एक दिन पहले से अमित शाह को और जेपी नड्डा को आप फुल एक्टिव देख रहे होंगे। कभी यहाँ राजनाथ सिंह के यहाँ मीटिंग हो रही थी, कभी अमित शाह के यहाँ मीटिंग हो रही थी, कभी अमित शाह जा रहे थे राजनाथ सिंह के पास, कभी राजनाथ सिंह जी जा रहे थे जेपी नड्डा के घर पर, फिर पीएम मोदी के पास बातें पहुंच रही थी और बीजेपी के नेताओं की खूब बैठक हो रही थी। कुछ बाहर से भी नेता बुलाए गए थे। लोगों को लगा कि ये तो राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर नहीं। जानते हैं क्या हुआ था? 10 सांसदों को चुना गया था। जो अभी खबर आ रही कि 10 सांसदों को चुना गया था और हर 10 सांसद को जिम्मेदारी दी गई थी कि आप 10-10 सांसदों को बुला के तैयार रखेंगे। अगर ये कल शाम में देते हैं तो ठीक, वरना हम इनके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस लेकर आएंगे। तो जब ये सारी तैयारी हो गई, जगदीप धनखड़, ये बात जगदीप धनखड़ को पता तक नहीं थी। जब चीजें बिगड़ गई, जब इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया राज्यसभा में कि हम चर्चा करेंगे, तो सरकार का गुस्सा बढ़ गया। इनको फोन आया, ये समझ गए कि अब मैं फंस गया हूं, खुद से कुछ कर नहीं सकता। अगर मैं खुद मान लीजिए कुर्सी पर रहता हूं तो बेइज्जत होकर बाहर जाऊंगा, गया अगर मैं तो सारी सुविधाएं, जितनी सुख सुविधाएं मिलनी है रिटायरमेंट के बाद, वो कुछ नहीं मिलने वाला है। वो समझ गए, वो बड़े होशियार थे। इसीलिए बिना वक्त लिए वो सीधे राष्ट्रपति भवन पहुंच गए, बिना वक्त लिए, जबकि अमूमन ऐसा होता नहीं। कि राष्ट्रपति से या किसी बड़े व्यक्ति से राष्ट्रपति भवन जाने के लिए आपको वहां पर एक मैसेज डालना पड़ता है, समय लेना पड़ता है, और इसीलिए इनको करीब 40 मिनट इंतजार करना पड़ा वहां पर। और वहां जाकर इन्होंने अपने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देकर रोक दिया। अब इसमें जो एक बड़ी बात सामने आई कि ये बार बार, मैंने आपको पहले आम आदमी पार्टी बताया, कुछ ऐसे लीडर हैं जिनके नाम आ रहे हैं कि वो कांग्रेस पार्टी से उनका संबंध था और एक दो और पार्टियों से जिनसे मिलना जुलना इनका ज्यादा होने लगा था। ये 2-3 प्लेटफॉर्म पर 2-3 पार्टियों के सामने प्रस्ताव रख चुके थे कि आप चंद्रबाबू नायडू तक ये मैसेज पहुंचा दीजिए कि अगर वो चाहें तो तुरंत सरकार गिर जाएगी, वो चाहे तो ऐसा हो सकता है। मतलब ये पूरा फॉर्मूला यही समझा रहे थे। ये किसान नेताओं के साथ बातचीत में थे। जो किसान नेता धमकी देते हैं कि हम आंदोलन करेंगे सरकार के खिलाफ, उनसे भी बातचीत कर रहे थे, ये उनसे भी डायरेक्ट कांटेक्ट में थे। और अब तो चीजें खुल कर सामने आ गई हैं। किसान नेता तो अब तो खुलकर बात करने लगे हैं, जो पहले छिप छिपा कर बात करते थे। तो सोचिए, अच्छा आपने एक वो तस्वीर भी देखी होगी कि शिवराज सिंह चौहान मंच पर बैठे थे। उनके सामने ये कह रहे थे कि किसानों पर सोचना चाहिए, क्या किया आपने। क्या किया आपने। तो ये खुद सरकार अभी तक कोई फैसला नहीं कर रही है और जगदीप धनखड़ साहब को इसकी बहुत चिंता है कि जजों की जो सीबीआई की नियुक्ति होती है उसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का क्या काम है। सरकार कोई फैसला नहीं कर रही, सरकार कोई बात नहीं कह रही, लेकिन सबसे ज्यादा चिंता जगदीप धनखड़ को होने लगी थी कि सीबीआई की नियुक्ति में जजों का क्या काम है। देखिए अब कनेक्शन आपको समझ में आ रहा होगा। जजों के खिलाफ ये महाभियोग ला रहे थे और दूसरी तरफ उसके पैरेलल एक पैरवी कर रहे थे कि सीबीआई, क्योंकि इनको पता है इनकी भी फाइलें खुलनी है, सीबीआई से खुलेगी, तो अब ये कह रहे हैं कि सीबीआई की नियुक्ति में जजों का क्या काम है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का क्या काम है। ये बहुत होशियारी से अपने सारे गेम, सारे मोहरे सेट कर रहे थे, लेकिन वक्त रहते सरकार को भनक लग गई। और ये जान लीजिए कि अगर ये 1-2 महीने और रह जाते तो ये सरकार के खिलाफ इतना मतलब विद्रोह भर देते विपक्ष में और सरकार के घटक दलों में कि सरकार भी समझ नहीं पाती कि हमारे सामने से कैसे ये सारा खेल हो गया। बिल्कुल, तो कहानी आपको समझ में आ गई होगी। तो ये जितनी भी बातें थी वो रिपोर्ट्स के हवाले से हमने आप तक बताई कि क्या कुछ अभी तक हुआ और क्या कुछ चीज़ें निकलकर सामने आ रही हैं। फिलहाल खबर यही कि एक वरिष्ठ पत्रकार ने ये बात कही कि चंद्रबाबू नायडू को भी समर्थन लेने के लिए बात पहुंचाई गई थी। बाकी उनकी बातों में क्या सच है क्या नहीं, उस पर केवल हमने चर्चा की है। बाकी बने रहिए हमारे साथ, आपको हर एक अपडेट यहाँ पर मिलती रहेगी लगातार। नमस्कार।